हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रिस्क की, जिसे लिखा है रिचर्ड हैरिस ने। जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हो, क्या आप उसे पकड़ेंगे या डर आपको रोक देगा? ज्यादातर लोग रिस्क को एक खतरे की तरह देखते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो शायद परेशानी की ओर खुलता है। लेकिन रिचर्ड हैरिस हमें बताते हैं कि रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि एक कला है, द आर्ट ऑफ रिस्क। और जब इसे सही तरीके से समझा और अपनाया जाए, तो यही रिस्क आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपके सपने रहते हैं। रिचर्ड हैरिस, जो खुद एक डॉक्टर और केव डाइवर हैं, ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे रिस्क उठाए हैं जो आम इंसान के लिए कल्पना से बाहर हैं। उन्होंने गहरे अंधेरे पानी के अंदर ऐसे रेस्क्यू मिशन पूरे किए जहां एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एड्रेनलिन और थ्रिल की नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हम रिस्क को समझकर उसका सही इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। रिस्क को लेकर हमारी सोच अक्सर दो एक्सट्रीम्स में फंसी रहती है। या तो हम हर रिस्क से डरकर भागते हैं, या फिर बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि रिस्क को लेना भी एक स्किल है, और ये स्किल हम सीख सकते हैं। इसमें सिर्फ गट्स नहीं चाहिए, बल्कि जजमेंट, प्रिपरेशन और एक क्लियर माइंडसेट। आपने नोटिस किया होगा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी छोटे बड़े रिस्क से भरी होती है। नया बिजनेस शुरू करना, करियर बदलना, किसी से दिल की बात कहना, या फिर किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब रिस्क है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ रिस्क हमारे सामने साफ नजर आते हैं और कुछ हमारे अंदर चुपचाप चलते रहते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, अगर आप रिस्क की साइकोलॉजी समझ लें, तो आप अपने डिसीजंस को इस तरह से ले सकते हैं कि जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएं। एक दिलचस्प बात यह है कि रिस्क लेना रेकलेस होना नहीं है। ये उस व्यक्ति की तरह है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से पहले हर रस्सी, हर नॉट, हर मौसम की डिटेल चेक करता है। बाहर से वो डेयरिंग लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी कैलकुलेशन के साथ मूव कर रहा होता है। यही द आर्ट ऑफ रिस्क है, डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखना। इस किताब में हैरिस हमें सिखाते हैं कि रिस्क के पीछे छिपा रिवॉर्ड तभी मिलता है जब हम डर और प्रिपरेशन के बीच सही बैलेंस बना पाते हैं। और ये बैलेंस आपकी जिंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल सकता है। तो आइए, आज हम इस किताब के 12 पावरफुल लेसन्स में उतरते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप खुद भी रिस्क लेने की कला में मास्टर बन सकते हैं, ताकि अगली बार जब जिंदगी आपको एक चुनौती दे, तो आप पीछे हटने की बजाय कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें। लेसन 1, रिस्क का असली मतलब समझना। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोग तुरंत खतरे, नुकसान या असफलता के बारे में सोचते हैं। ये सोच इतनी गहरी बैठी होती है कि रिस्क लेने से पहले ही हमारा दिमाग डर से भर जाता है। रिचर्ड हैरिस इस गलतफहमी को तोड़ते हुए कहते हैं, रिस्क सिर्फ डेंजर का नाम नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी का भी दूसरा नाम है। रिस्क को समझने का पहला कदम है उसे न्यूट्रल नजरिए से देखना। ना वो पूरी तरह बुरा है, ना पूरी तरह अच्छा। रिस्क बस एक सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी है, जहां आउटकम आपके हाथ में पूरी तरह नहीं होता। लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब ये नहीं कि आउटकम हमेशा बुरा होगा। हो सकता है कि आउटकम आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक बड़ी ग्रोथ दिलाए। रिचर्ड हैरिस अपने एक केव डाइविंग मिशन का उदाहरण देते हैं। थाईलैंड में फंसे बच्चों को बचाने का ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि कई एक्सपर्ट्स ने साफ मना कर दिया। एक छोटी गलती का मतलब सीधा मौत। लेकिन हैरिस और उनकी टीम ने रिस्क का गहराई से एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि खतरा कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर सफल हो गए तो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। नतीजा, एक असंभव लगने वाला रेस्क्यू मिशन दुनिया के सामने इंसानी साहस का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, रिस्क लेने से पहले उसे क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं कि असली खतरा क्या है और उसके पीछे क्या रिवॉर्ड है, तब तक आपका डर आपको कंट्रोल करेगा। दूसरी, रिस्क का मतलब सिर्फ आउटकम से नहीं, बल्कि प्रोसेस से है। अगर आपने सही तैयारी की तो वो रिस्क अब ब्लाइंड जंप नहीं रहेगा, बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप बन जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रिस्क लेने के मौके आते हैं, बस उनका स्केल अलग होता है। जैसे किसी नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना, अपना पैसा इन्वेस्ट करना, या किसी पर्सनल रिलेशनशिप में पहला कदम बढ़ाना। इन सब में आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन यही अनसर्टेनिटी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर हर चीज प्रिडिक्टेबल होती तो ग्रोथ रुक जाती। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क को अवॉइड करने की बजाय हमें रिस्क को डिकोड करना सीखना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रिस्क है या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि रिस्क का असली नेचर क्या है और मैं उसे स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल कर सकता हूं।
जब आप रिस्क को डेंजर की बजाय अपॉर्चुनिटी की लेंस से देखना शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बनते बल्कि सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने लगते हैं। और यही माइंडसेट रिस्क टेकिंग की पहली सीढ़ी है, डर को समझना, उसे डिफाइन करना और फिर फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेना। लेसन 2, कैलकुलेटेड रिस्क बनाम ब्लाइंड रिस्क। रिचर्ड हैरिस एक बहुत अहम फर्क बताते हैं। हर रिस्क लेना समझदारी नहीं होती। रिस्क दो तरह का होता है, ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। ब्लाइंड रिस्क वो है जिसमें बिना पूरी जानकारी, बिना प्लान और बिना तैयारी के आप कूद पड़ते हैं। ये गैम्बलिंग जैसा है, बस किस्मत का खेल। दूसरी तरफ कैलकुलेटेड रिस्क एक साइंस की तरह है, जिसमें आप सभी फैक्टर्स को समझकर, तौलकर और तैयार होकर कदम बढ़ाते हैं। रिचर्ड हैरिस अपने केव डाइविंग अनुभव का उदाहरण देते हैं। पानी के नीचे अंधेरी संकरी गुफाओं में जाना अपने आप में खतरनाक है। अगर कोई बिगिनर डाइवर बिना सही ट्रेनिंग, ऑक्सीजन प्लानिंग और टेरेन मैपिंग के वहां उतरे तो वो ब्लाइंड रिस्क होगा। आउटकम ऑलमोस्ट निश्चित है, बड़ी मुसीबत या जान का खतरा। लेकिन जब एक ट्रेन्ड डाइवर डिटेल्ड मैपिंग, बैकअप ऑक्सीजन टैंक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ जाता है तो वही खतरनाक दिखने वाला कदम कैलकुलेटेड रिस्क बन जाता है। कैलकुलेटेड रिस्क में सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जितनी ज्यादा जानकारी आप कलेक्ट करेंगे उतना क्लियर होगा कि यह स्टेप लेना आपके लिए सही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अपना जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ब्लाइंड रिस्क होगा बिना मार्केट रिसर्च, बिना इन्वेस्टमेंट प्लान और बिना प्रोडक्ट टेस्टिंग के तुरंत स्टार्ट करना। कैलकुलेटेड रिस्क होगा पहले मार्केट स्टडी करना, छोटे स्केल पर ट्रायल रन करना, इन्वेस्टमेंट सोर्सेज तय करना और कंटिंजेंसी प्लान बनाना। दूसरा स्टेप है वेइंग प्रोज एंड कॉन्स। हर रिस्क में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप ये तय करें कि पॉजिटिव्स नेगेटिव से ज्यादा हैं या नहीं और क्या आप नेगेटिव्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन। रिचर्ड हैरिस कहते हैं तैयारी रिस्क का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। जब आपके पास बैकअप प्लान्स, स्किल सेट और राइट रिसोर्सेज होते हैं तो रिस्क का डर बहुत कम हो जाता है। ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच का ये फर्क न सिर्फ लाइफ में सक्सेस के चांसेस बढ़ाता है बल्कि आपको फियरलेस बनाता है, क्योंकि अब रिस्क आपके कंट्रोल में है, न कि आप रिस्क के कंट्रोल में। हैरिस का मानना है कि रिस्क को अवॉइड करना उतना ही गलत है जितना बिना सोचे समझे रिस्क लेना। असली मास्टर वही है जो सही मौके पर सही तरह का कैलकुलेटेड रिस्क ले सके, और ये स्किल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप रिस्क टेकिंग को एक मसल की तरह ट्रीट करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर उसे ट्रेन करेंगे, तो धीरे धीरे आप बड़ी चैलेंजेस को भी कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर पाएंगे। यही कैलकुलेटेड रिस्क का जादू है, डर को डिसीजन मेकिंग की जगह ग्रोथ का ईंधन बना देना। लेसन 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही रिस्क का पहला कदम है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क टेकिंग की शुरुआत एक सिंपल लेकिन चैलेंजिंग चीज से होती है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सेफ है और फेमिलियर है। यहां रहना आसान लगता है क्योंकि यहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन यही जगह धीरे धीरे आपको स्टैग्नेंट बना देती है और ग्रोथ के सारे रास्ते बंद कर देती है। हैरिस अपने पर्सनल अनुभव में बताते हैं कि कैसे वो एक समय पर हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के रूप में सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। अच्छी सैलरी, रेगुलर रूटीन और प्रिडिक्टेबल डेज, लेकिन अंदर से उन्हें लगता था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही रीजन था कि उन्होंने केव डाइविंग और हाई रिस्क रेस्क्यू मिशंस को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा एक्सट्रीम रिस्क लेना पड़ेगा। इसका मतलब है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने माइंड को अनसर्टेनिटी से दोस्ती करने की आदत डालना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो शुरुआत में किसी छोटी गैदरिंग में बोलना शुरू करें। अगर आप ट्रैवल में नए हैं तो पहले किसी पास के अनफेमिलियर शहर का ट्रिप लें। हैरिस एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं, ऑप्टिमल एंजाइटी। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आपको अलर्ट और फोकस्ड रखता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप फ्रीज हो जाएं। यही जोन लर्निंग और ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के 3 बड़े फायदे होते हैं। 1, रिजिलियंस बढ़ती है, नई सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट करने की क्षमता डेवलप होती है। 2, कॉन्फिडेंस बनता है,
जब आप एक अनकंफर्टेबल चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो अगली बार आपके लिए वो इतना डरावना नहीं रहता। 3. अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नए एक्सपीरियंसेस आपके सामने वो चांसेस लाते हैं जो कंफर्ट जोन में रहकर आपको कभी नहीं मिलते। हैरिस ये भी मानते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पहला डर सिर्फ एक इल्यूजन है। असली खतरा एक्शन ना लेने में है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस को अपनाते हैं तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस को बढ़ाते हैं और अपने दिमाग को सिखाते हैं कि अनसर्टेनिटी एनिमी नहीं बल्कि टीचर है। आखिर में हैरिस कहते हैं, इफ यू वांट टू लिव फुली यू मस्ट बी विलिंग टू स्टेप इनटू द अननोन। और अननोन की पहली सीढ़ी हमेशा कंफर्ट जोन से ही शुरू होती है। लेसन 4, रिस्क को कैलकुलेट करना सीखें, ब्लाइंडली जंप मत करें। रिचर्ड हैरिस साफ कहते हैं, रिस्क लेना जरूरी है लेकिन वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। सिर्फ एड्रेनलिन के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए रिस्क लेना अक्सर खतरे और रिग्रेट में खत्म होता है। रिस्क टेकिंग कोई रेकलेस स्टंट नहीं बल्कि एक स्किल है जो समझदारी और तैयारी से डेवलप होती है। हैरिस अपने एक हाई स्टेक्स केव डाइविंग रेस्क्यू मिशन का एग्जाम्पल देते हैं जहां कुछ बच्चों की जान खतरे में थी। मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस था। अंधेरी गुफाएं, तेज पानी का बहाव और ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई। अगर वो बिना सोचे समझे बस पानी में कूद जाते तो मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने हर स्टेप कैलकुलेट किया, किस रूट से जाना है, कितनी एयर सिलेंडर्स लगेंगी, कितने लोगों को एक बार में रेस्क्यू किया जा सकता है और इमरजेंसी प्लान क्या होगा। यही कैलकुलेशन मिशन को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है 1. इंफॉर्मेशन गैदर करें, जितना हो सके उतना डेटा और फैक्ट्स कलेक्ट करें, रिस्क की नेचर समझें। 2. आउटकम प्रिडिक्ट करें, पॉसिबल सिनेरियोज का अंदाजा लगाएं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और मोस्ट लाइकली केस। 3. प्लान बी और सी तैयार रखें, अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव रेडी होना चाहिए। 4. रिसोर्स चेक करें, क्या आपके पास स्किल्स, टूल्स और सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं। रिस्क को कैलकुलेट करने का एक और फायदा है, फियर कम हो जाता है। हैरिस बताते हैं कि फियर का एक बड़ा हिस्सा अनसर्टेनिटी से आता है। जब आपके पास सॉलिड प्रिपरेशन और बैकअप प्लान होता है तो आपका माइंड कामर रहता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। हैरिस ये भी कहते हैं कि हर कैलकुलेटेड रिस्क में एक गो नो गो पॉइंट होना चाहिए, यानी मिशन या डिसीजन के बीच में वो मोमेंट जब आपको क्लियरली तय करना होता है कि आगे बढ़ना सेफ है या रिट्रीट करना बेहतर है। ये डिसिप्लिन रेकलेस डिसीजंस को रोकता है। आखिर में हैरिस रिमाइंड करते हैं कि रिस्क टेकिंग का असली मकसद थ्रिल नहीं बल्कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं। कैलकुलेटेड रिस्क आपको वो रिजल्ट्स देता है जबकि ब्लाइंड रिस्क सिर्फ आपके लक पर छोड़ देता है। उनके शब्दों में है, अ गुड रिस्क टेकर इज पार्ट एडवेंचरर, पार्ट साइंटिस्ट। लेसन 5, रिस्क और अडेप्टेबिलिटी का गहरा रिश्ता। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि कोई भी प्लान, चाहे वो कितना ही परफेक्ट क्यों न लगे, रियल लाइफ में कभी वैसा नहीं चलता जैसा आपने कागज पर बनाया था। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ शुरुआत में प्लान बनाना नहीं है, बल्कि बदलती परिस्थितियों में खुद को अडेप्ट करना भी है। यही अडेप्टेबिलिटी एक अच्छे रिस्क टेकर को एवरेज लोगों से अलग करती है। हैरिस अपने केव डाइविंग एक्सपीडिशंस का एग्जाम्पल देते हैं। कई बार अंडर वाटर करंट अचानक बदल जाता था, विजिबिलिटी 0 हो जाती थी या इक्विपमेंट में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती थी। ऐसे में अगर वो पुराने प्लान से रिजिडली चिपके रहते तो खतरा बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने तुरंत नए कंडीशंस को एसेस किया, प्रायोरिटीज बदली और प्लान एडजस्ट किया। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें और उनकी टीम को सुरक्षित बाहर ले आई। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है 1. रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, लगातार अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, सिग्नल्स और चेंजेस को जल्दी पकड़ना। 2. मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ईगो को छोड़कर ये मान लेना कि आपका पहला प्लान बेस्ट नहीं भी हो सकता है। 3. क्विक डिसीजन मेकिंग, बिना पैनिक किए तेजी से ऑप्शंस इवैल्यूएट करना और एक्शन लेना। 4. कंटिन्यूअस लर्निंग, हर अनएक्सपेक्टेड इवेंट से सीखना और फ्यूचर प्लानिंग में उसे शामिल करना। हैरिस कहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी एक माइंडसेट है। इसमें आप हर बदलती परिस्थिति को थ्रेट नहीं बल्कि चैलेंज मानते हैं। यही सोच आपको काम और क्रिएटिव बनाए रखती है। वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। जब एक डाइविंग मिशन में रूट ब्लॉक हो गया, पुराना रास्ता पूरी तरह बंद था, ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। अगर वो स्टबन होकर उसी रूट को खोलने में लगे रहते तो आउटकम फेटल हो सकता था।
लेकिन उन्होंने तुरंत ऑल्टरनेटिव पैसेज खोजने का फैसला किया, भले वो लंबा और मुश्किल था। उस अडेप्टिव डिसीजन ने पूरी टीम की जान बचाई। अडेप्टेबिलिटी आपको ये भी सिखाती है कि रिस्क टेकिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं। हैरिस के शब्दों में, इन हाई रिस्क सिचुएशंस सर्वाइवल बिलोंग्स टू द मोस्ट अडेप्टेबल, नॉट द मोस्ट प्रिपेयर्ड। अगर आप किसी भी रिस्क में सिर्फ प्रिपरेशन पर निर्भर रहेंगे लेकिन बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप खुद को कॉर्नर में फंसा देंगे। सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स दोनों क्वालिटीज को बैलेंस करते हैं, प्रिपरेशन और अडेप्टेबिलिटी। लेसन 6, इमोशनल रेगुलेशन, रिस्क में शांत दिमाग की ताकत। रिचर्ड हैरिस बार बार ये बात दोहराते हैं कि रिस्क में सबसे बड़ी एनिमी आपका डर या पैनिक होता है। आप कितने भी स्किलफुल हों, अगर क्रिटिकल मोमेंट में आपका दिमाग भावनाओं के बवंडर में फंस जाए तो गलत फैसले की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन यानी अपने मन को काम रखना रिस्क टेकिंग की कोर स्किल है। हैरिस के अनुसार पैनिक एक वायरस की तरह है। ये ना सिर्फ आपके जजमेंट को क्लाउड करता है बल्कि आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को भी गिरा देता है। हार्ट बीट तेज, ब्रीदिंग इरेगुलर, मसल्स टेंस और रिजल्ट ये होता है कि आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। यही वजह है कि वो कहते हैं, योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली अंडर स्ट्रेस विल डिसाइड वेदर यू विन और लूज द फाइट अगेंस्ट रिस्क। अपने केव डाइविंग करियर में हैरिस ने कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी जब थोड़ी सी घबराहट पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। एक बार वो 60 मीटर गहरे केव में थे और अचानक उनका डाइव पार्टनर का ऑक्सीजन रेगुलेटर जाम हो गया। अगर हैरिस पैनिक में आ जाते तो शायद ऑक्सीजन शेयर करने और वापस सरफेस पर सेफली आने का मौका ही खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कामली एक्शन लिया। पहले पार्टनर को ऑल्टरनेट एयर सोर्स दिया, फिर दोनों को स्लो असेंट के लिए प्रिपेयर किया और लगातार आई कांटेक्ट बनाकर उन्हें आश्वस्त किया। इस कामनेस ने उनकी जान बचाई। तो इमोशनल रेगुलेशन कैसे डेवलप करें? नंबर 1, ब्रीदिंग कंट्रोल। स्लो डीप ब्रेथ्स पैनिक के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। नंबर 2, मेंटल रिहर्सल। वर्स्ट केस सिनेरियोज को पहले से इमेजिन करके उनका मेंटल रिस्पॉन्स तैयार करना। नंबर 3, सेल्फ टॉक। क्रिटिकल मोमेंट्स में खुद से शॉर्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस बोलना, जैसे फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर 4, माइक्रो गोल्स। बड़े प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना ताकि ओवरवेल्म ना हो। हैरिस ये भी बताते हैं कि कामनेस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें मैनेज करना है। डर को एक्नॉलेज करना जरूरी है क्योंकि वही आपको अलर्ट रखता है, लेकिन डर को ड्राइवर की सीट पर बिठाना घातक है। रिस्क में काम माइंड आपको 2 फायदे देता है। पहला, आप सही और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, आप दूसरों के लिए भी भरोसेमंद लीडर बनते हैं। हाई प्रेशर सिचुएशंस में लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो स्टेडी और कंपोज्ड हो। हैरिस का अनुभव साफ है, when everything around you is chaos, your calmness becomes the most valuable skill in the room. लेसन 7, रिस्क में प्रेपरेशन की शक्ति। रिचर्ड हैरिस मानते हैं कि कई लोग रिस्क टेकिंग को सिर्फ एक स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन मानते हैं, जैसे अचानक से बंजी जंप करना या बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में पैसा लगा देना। लेकिन उनके अनुभव में असली और सस्टेनेबल रिस्क टेकिंग का सबसे मजबूत आधार है थरो प्रिपरेशन। वो कहते हैं, रिस्क isn't about being reckless, it's about being so well prepared that you can dance with uncertainty. हैरिस के केव डाइविंग करियर में प्रिपरेशन की अहमियत बार बार साबित हुई। एक बार उन्हें थाईलैंड की थाम लुआंग केव रेस्क्यू मिशन में बुलाया गया था। वो मिशन जिसमें दर्जनों बच्चे और उनका कोच केव के अंदर फ्लड के कारण फंसे थे। दुनिया भर की मीडिया की नजर इस ऑपरेशन पर थी और हर पल का हिसाब मौत और जिंदगी के बीच फर्क डाल सकता था। हैरिस ने मिशन से पहले हर चीज का मेटिकुलस प्लान बनाया। कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, किन किन जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जाएंगे, किस डेप्थ पर किस डाइवर की जिम्मेदारी होगी। यहां तक कि उन्होंने अपने डाइव रूट को बार बार मेंटली रिहर्स किया। प्रिपरेशन के 4 मुख्य पिलर्स वो बताते हैं। 1, नॉलेज गैदरिंग। रिस्क लेने से पहले उसके हर पहलू को समझना, जैसे टरेन, वेदर, टूल्स और पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। 2, स्किल ट्रेनिंग। सिर्फ इंफॉर्मेशन काफी नहीं, सिचुएशंस में एक्चुअल स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस करना। 3, कंटिंजेंसी प्लानिंग। हर प्लान में प्लान बी, सी और डी होना चाहिए ताकि प्राइमरी अप्रोच फेल होने पर भी ऑप्शंस मौजूद रहें। 4, स्ट्रेस टेस्टिंग।
खुद को और अपनी टीम को ऐसे मॉक सिनेरियोज में डालना जो असली क्राइसिस जैसे हों, ताकि परफॉर्मेंस प्रेशर में भी स्टेबल रहे। हैरिस ये भी मानते हैं कि प्रिपरेशन सिर्फ फिजिकल या टेक्निकल नहीं होती, मेंटल प्रिपरेशन उतनी ही क्रिटिकल है। इसका मतलब ये है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियोज का सामना मेंटली पहले ही कर चुके हों। जब आपका माइंड पहले से ट्रेंड है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, तो पैनिक कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है। प्रिपरेशन का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है, कॉन्फिडेंस। जब आप जानते हैं कि आपने हर पॉसिबल एंगल कवर कर लिया है, तो आपका माइंड नेचुरली काम रहता है। यही कामनेस हाई रिस्क सिचुएशंस में आपको शार्प डिसीजंस लेने में मदद करती है। हैरिस का मंत्र साफ है, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। रिस्क टेकिंग ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन असल में ये बोरिंग रेपिटेशन और प्लानिंग के ऊपर टिका होता है। हर डाइव, हर एक्सपीडिशन, हर रेस्क्यू मिशन उनके लिए एक कैलकुलेटेड अप्रोच का नतीजा था, जिसमें स्पॉन्टेनियस दिखने वाला हर मूव एक्चुअली महीनों की तैयारी से आता था। अंत में हैरिस कहते हैं, रिस्क में जीत उन्हीं की होती है जो केओस से पहले ही अपना हथियार तैयार कर लेते हैं। तैयारी आपको वो एज देती है जो बाकी सबको पीछे छोड़ देती है। लेसन 8, रिस्क में अडेप्टेबिलिटी की कला। रिचर्ड हैरिस के मुताबिक प्रिपरेशन आपको एक मजबूत फाउंडेशन देती है, लेकिन रिस्क टेकिंग का असली इम्तिहान तब आता है जब ग्राउंड रियलिटी आपकी सारी प्लानिंग को बदल देती है। यहीं पर काम आती है अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशंस के हिसाब से अपनी अप्रोच को बदलने की क्षमता। वो कहते हैं, इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैन बी इज रिजिड। उनके केव डाइविंग करियर में अडेप्टेबिलिटी कई बार लाइफ सेवर साबित हुई। एक बार मैक्सिको के एक अंडर वाटर केव एक्सप्लोरेशन में हैरिस और उनकी टीम ने महीनों पहले डाइव प्लान तैयार किया था। मैप के हिसाब से केव का पैसेज सीधा होना चाहिए था, लेकिन डाइव के दौरान उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड रॉक फॉल मिला जिसने रास्ता बंद कर दिया। उस समय अगर वो अपनी ओरिजिनल प्लान पर अड़े रहते तो ऑक्सीजन खत्म हो सकती थी और उनकी जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन उन्होंने तुरंत टीम को सिग्नल दिया, नए रूट के लिए सराउंडिंग वॉल्स को स्कैन किया और बैकअप नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने मिशन को फेलियर से बचा लिया। अडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, ये कैलकुलेटेड इम्प्रोवाइजेशन है। हैरिस इसके लिए 3 कोर प्रिंसिपल्स बताते हैं। 1. ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली। सिचुएशंस हर पल बदल सकती हैं, इसलिए आपको एनवायरनमेंट के सिग्नल्स पर लगातार नजर रखनी होगी। छोटे छोटे चेंजेस भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। 2. डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान। इमोशनल अटैचमेंट टू द प्लान खतरनाक है। अगर रियलिटी बदल जाए तो पुराना प्लान छोड़ने में ईगो नहीं बल्कि विजडम लगती है। 3. रिकैलिब्रेट क्विकली। नए हालात में तेजी से एक वर्केबल ऑल्टरनेटिव तैयार करना और उसमें टीम को कॉन्फिडेंस देना। साइकोलॉजिकली अडेप्टेबिलिटी रेजिलियंस को भी बढ़ाती है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि चीजें बदलेंगी ही, तो सरप्राइजेस आपको शॉक नहीं देते, आप नेचुरली उन्हें प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करते हैं। हैरिस कहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अनसर्टेनिटी को एनिमी नहीं बल्कि डांस पार्टनर मानना। अडेप्टेबिलिटी का एक और पहलू है रिसोर्सफुलनेस। रिस्क टेकिंग में अक्सर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ता है। जैसे हैरिस के एक रेस्क्यू मिशन में एक डाइवर का मास्क खराब हो गया। बैकअप मास्क अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरे इक्विपमेंट को मॉडिफाई करके टेम्पररी मास्क बना दिया, जिससे डाइवर मिशन कंप्लीट कर सका। वो ये भी मानते हैं कि अडेप्टेबिलिटी टीम डायनामिक्स में भी जरूरी है। अगर लीडर खुद फ्लेक्सिबल है तो टीम में पैनिक कम और ट्रस्ट ज्यादा होता है, लेकिन अगर लीडर रिजिड है तो केओस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अंत में हैरिस का संदेश साफ है, अडेप्टेबिलिटी डजंट मीन यू डिडंट प्रिपेयर वेल, इट मीन्स you prepared so well that you can handle when the world doesn't follow your script. रिस्क की दुनिया में जीत उसी की होती है जो बदलते हालात में भी खुद को बदल सके। लेसन 9, रिस्क में डिसीजन मेकिंग का विज्ञान। रिचर्ड हैरिस के अनुसार हाई रिस्क सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और ऑप्शन चुनने का नाम नहीं है, ये एक प्रेशर कुकर में सोचने की कला है। रिस्क टेकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपके पास समय कम होता है, स्टेक्स बहुत ऊंचे होते हैं और गलत फैसला सीधा डिजास्टर में बदल सकता है। वो कहते हैं, इन रिस्क स्लो थिंकिंग कैन किल, बट फास्ट थिंकिंग विदाउट क्लैरिटी कैन किल इवन फास्टर।
अपने केव डाइविंग करियर में हैरिस ने महसूस किया कि क्रिटिकल मोमेंट्स में दिमाग 3 फेजेस से गुजरता है। नंबर 1 इनिशियल शॉक, नंबर 2 रैपिड असेसमेंट और नंबर 3 डिसाइसिव एक्शन। अगर आप शॉक फेज में फंस गए तो बाकी 2 फेजेस कभी शुरू होंगे ही नहीं। इसलिए ट्रेनिंग और मेंटल रिहर्सल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको शॉक से बाहर निकलने का रास्ता सिखाते हैं। एक बार थाईलैंड के थैम लुओंग केव रेस्क्यू में, जहां 12 बच्चे और उनका कोच फंसे हुए थे, हैरिस को एक बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा। क्या बच्चों को सिडेट करके बाहर निकालना चाहिए या नॉर्मल ब्रीदिंग में रिस्क लेना चाहिए? नॉर्मल ब्रीदिंग में पैनिक का खतरा था, सिडेटिंग में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का। यह फैसला सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन का नहीं था, यह एथिकल डायलेमा भी था। लेकिन उन्होंने प्रोज और कॉन्स को रैपिड असेसमेंट में तौला, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया और डिसाइसिव एक्शन चुना। नतीजा, रेस्क्यू सफल रहा और सभी की जान बच गई। हैरिस बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग में 4 की टूल्स होते हैं। नंबर 1 क्लैरिटी अंडर प्रेशर। जब एड्रेनलिन हाई हो तब भी काम रहना और प्रॉब्लम को साफ साफ देखना। नंबर 2 प्रायोरिटाइज द बिग रिस्क्स फर्स्ट। हर रिस्क एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले उन फैक्टर्स को एड्रेस करें जो सीधे लाइफ थ्रेटनिंग है। नंबर 3 लिमिट द ऑप्शंस। ज्यादा ऑप्शंस होने से कंफ्यूजन बढ़ता है। क्रिटिकल मोमेंट्स में 2-3 वर्केबल ऑप्शंस तक सीमित रहना बेहतर है। नंबर 4 ट्रस्ट एक्सपीरियंस नॉट जस्ट डेटा। डेटा मदद करता है, लेकिन गट इंस्टिंक्ट जो सालों की एक्सपीरियंस से बना है वो अक्सर डिसाइसिव फैक्टर होता है। न्यूरोसाइंस भी इसको सपोर्ट करता है। हाई रिस्क सिचुएशंस में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है और एमिगडाला जो फियर प्रोसेस करता है, एक तरह की टग ऑफ वॉर में होते हैं। ट्रेनिंग का काम है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा कंट्रोल मिले। इसी वजह से हैरिस जैसे प्रोफेशनल्स अपने हर रिस्की टास्क का मेंटल सिमुलेशन पहले से करते हैं ताकि असली मौके पर ब्रेन पहले से रिहर्स्ड हो। डिसीजन मेकिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कमिटमेंट टू द चोजन पाथ। एक बार डिसीजन लेने के बाद हेजिटेशन या बार बार बदलना सिचुएशन को और खराब कर सकता है। हैरिस कहते हैं अ रॉन्ग डिसीजन कैन बी फिक्स्ड, इनडिसीजन कैन नॉट। आखिर में वो ये भी मानते हैं कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका प्रोसेस स्ट्रांग है, क्लियर थिंकिंग, राइट प्रायोरिटाइजेशन और कमिटमेंट, तो आप सबसे कठिन रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग में जीत उन्हीं की होती है जो डर और दबाव के बीच भी साफ दिमाग से सोच पाते हैं। लेसन 10 रिस्क में टीम वर्क और ट्रस्ट की ताकत। रिचर्ड हैरिस अपने अनुभव से बार बार ये बात साबित करते हैं कि चाहे आप कितने भी स्किल्ड हों, हाई रिस्क मिशंस में अकेले जीतना लगभग नामुमकिन है। रिस्क टेकिंग की असली कला सिर्फ इंडिविजुअल ब्रेवरी में नहीं बल्कि टीम के बीच बने ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन में छुपी होती है। वो कहते हैं, इन हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स यू आर ओनली एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक इन योर टीम। जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो केव डाइविंग हो, माउंटेन क्लाइंबिंग या रेस्क्यू ऑपरेशन, तो हर टीम मेंबर का रोल लाइफ और डेथ फर्क ला सकता है। थाईलैंड केव रेस्क्यू मिशन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उस मिशन में हैरिस अकेले नहीं थे। वहां दुनिया के बेहतरीन केव डाइवर्स, थाई नेवी सील्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और लोकल वॉलंटियर्स शामिल थे। हर कोई अपने हिस्से का रिस्क उठा रहा था और हर एक की जिम्मेदारी क्रिटिकल थी। हैरिस मानते हैं कि टीम वर्क की असली नींव है म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका साथी अपना काम पूरी ईमानदारी और सही तरीके से करेगा। लेकिन यह भरोसा अचानक नहीं बनता। ये सालों की प्रैक्टिस, साझा अनुभवों और छोटी छोटी जीतों हारों से पैदा होता है। एक बार उन्होंने बताया कि कई डाइव्स में वो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे क्योंकि केव का पानी इतना गंदा था कि विजिबिलिटी शून्य थी। फिर भी वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड मूव्स में काम करते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आदतें, सिग्नल्स और सोचने का तरीका अच्छे से पता था। टीम में ट्रस्ट बनाने के लिए हैरिस 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन। रिस्की सिचुएशंस में अस्पष्टता यानी एम्बिग्विटी सबसे बड़ा खतरा है। सिंपल, डायरेक्ट और कंफर्मेटरी कम्युनिकेशन टीम को एकजुट रखता है। दूसरा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हर कोई मिशन का मालिक महसूस करता है तो वो अपने हिस्से का रिस्क लेने से नहीं कतराता। तीसरा, रिस्पेक्ट फॉर एक्सपर्टीज। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में आपसे बेहतर है। उनकी एक्सपर्टीज को पहचानना और वैल्यू देना टीम की एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिस्क के समय ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर कोई टीम मेंबर सिर्फ अपने विचार थोपने की कोशिश करता है तो वो ना सिर्फ टीम को डिवाइड करता है बल्कि सेफ्टी को भी खतरे में डाल देता है। हैरिस ने कई बार देखा है कि अच्छी टीमों में लीडर वही बनता है जो दूसरों को सुनता है, उनकी राय को कंसिडर करता है और सही समय पर डिसाइसिव एक्शन लेता है।
न्यूरोसाइंस भी ये बताता है कि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उनके ब्रेन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये केमिकल ना सिर्फ बॉन्डिंग बढ़ाता है बल्कि फियर को भी कम करता है। इसका मतलब है कि ट्रस्ट सिर्फ इमोशनल फैक्टर नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एडवांटेज भी है। हैरिस के अनुसार रिस्की मिशंस में सक्सेस का सबसे बड़ा राज है नो लोन हीरोज, यानी कोई अकेले हीरो बनने की कोशिश ना करे। असली जीत वही है जब पूरी टीम एक साथ सुरक्षित वापस लौटे। रिस्क की दुनिया में टीम वर्क सिर्फ मदद नहीं करता, वो सर्वाइवल का आधार है। लेसन 11, रिस्क में अडेप्टेबिलिटी, बदलते हालात में खुद को ढालने की कला। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क टेकिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक सोच है कि मैंने पहले भी ये किया है तो इस बार भी वैसे ही करूंगा। रियलिटी ये है कि हर सिचुएशन नई होती है, हर खतरा अलग रूप में सामने आता है और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी मुश्किल में फंस सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि सर्वाइवल का अनिवार्य हिस्सा है। हैरिस ने अपने करियर में कई बार देखा है कि जो लोग रिजिड सोच रखते हैं वो क्राइसिस में सबसे पहले फेल होते हैं। थाईलैंड केव रेस्क्यू मिशन इसका सबसे बड़ा सबूत है। शुरू में किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें सिडेट करना पड़ेगा और फिर अंडर वाटर पैसेजेस से निकालना पड़ेगा। ये आइडिया पारंपरिक तौर पर पागलपन जैसा लगता था, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो सोच के दायरे को तोड़ें। वो बताते हैं कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ नए प्लान्स बनाना नहीं बल्कि उस मोमेंट में मेंटल शिफ्ट लाना है। इसका पहला कदम है सही से ऑब्जर्व करना, क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है और क्या खतरे के संकेत हैं। दूसरे, आपको अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना होगा कि क्या मैं सच में सही सोच रहा हूं या मैं सिर्फ पुराने अनुभवों पर अटका हूं। और तीसरे, आपको तेजी से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे ताकि आप नए अप्रोच का रिस्क और रिवॉर्ड समझ सकें। हैरिस स्किल को मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसके बिना आप रिस्क की डायनेमिक नेचर को हैंडल नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार बताया कि एक डीप केव डाइव के दौरान अचानक उनके ब्रीदिंग इक्विपमेंट का फ्लो रेट बदल गया। अगर वो घबराते या पैनिक करते तो वो गलत डिसीजन लेकर खुद को खतरे में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कामली ऑल्टरनेट ब्रीदिंग सोर्स पर स्विच किया, फिर अपनी डाइव प्लान एडजस्ट की और आखिरकार सेफ बाहर आए। ये काम अडेप्टेबिलिटी सालों की ट्रेनिंग और माइंडसेट पर निर्भर थी। अडेप्टेबिलिटी के लिए वो 3 आदतें सुझाते हैं। 1. कंटिंजेंसी प्लानिंग, हर प्लान के साथ कम से कम 2 बैकअप प्लान्स बनाएं। 2. लर्निंग माइंडसेट, हर नई चैलेंज को सीखने का मौका माने न कि सिर्फ खतरा। 3. लो ईगो हाई अवेयरनेस, ये मानना कि आपके पास सभी आंसर्स नहीं हैं और दूसरों के आइडियाज के लिए खुले रहना। न्यूरोसाइंस भी दिखाता है कि जब हम अडेप्टेबल होते हैं हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ता है और हम फ्यूचर रिस्क्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। रिचर्ड हैरिस का कहना है कि लाइफ में भी अडेप्टेबिलिटी उतनी ही जरूरी है जितनी एक डेंजरस केव डाइव में। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हों या पर्सनल गोल्स, हालात बदलते रहेंगे। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करके खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो रिस्क आपको डराएगा नहीं बल्कि मोटिवेट करेगा। रिस्क की असली ब्यूटी यही है, ये हमें मजबूर करता है इवॉल्व होने के लिए, और अडेप्टेबिलिटी वो कुंजी है जो आपको हर बार अगले लेवल तक ले जाती है। लेसन 12, रिस्क का असली इनाम, ग्रोथ, रेजिलियंस और सेल्फ डिस्कवरी। जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है, जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं असली इनाम आउटकम में नहीं बल्कि उस सफर में छुपा है जो हम तय करते हैं। रिस्क आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वो आपको बदल देता है। असली कहानियां वो हैं जो इंसान के भीतर कुछ हिला देती है, और रिस्क वही करता है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देता है और आपके अंदर छुपे उस वर्जन से मिलवाता है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। थाईलैंड केव रेस्क्यू का किस्सा याद कीजिए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, ऑक्सीजन कम हो रही थी और हालात हर घंटे और खराब हो रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हैरिस और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। हर सेटबैक के बाद उन्होंने नया प्लान बनाया। यही है रेजिलियंस, मुश्किलों से लड़ने और फिर खड़े हो जाने की ताकत। और ये ताकत आपको सिर्फ रिस्क लेने से मिलती है। दूसरा इनाम है सेल्फ डिस्कवरी। रिस्क आपको बताता है कि आप असल में कौन हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं
और किन चीजों के लिए आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। क्रिटिकल मोमेंट्स में आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। क्या आप काम रहकर सही डिसीजन लेते हैं या पैनिक में सब बिगाड़ देते हैं? हैरिस कहते हैं, रिस्क मिरर्स योर सोल। तीसरा इनाम है पर्सपेक्टिव। जब आप अपनी लिमिट्स पुश कर देते हैं तो रोजमर्रा की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हैरिस बताते हैं कि एक बार उन्होंने एंटार्क्टिका में डाइव किया था, जहां पानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे था। उस अनुभव के बाद ईमेल्स, डेडलाइंस और छोटी छोटी टेंशन्स उन्हें हल्की सी हवा जैसी लगने लगी थी। रिस्क आपको क्लैरिटी देता है कि असली में क्या जरूरी है। साइंस भी इसे मानती है। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखता है। ये केमिकल रिवॉर्ड सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि पूरी जर्नी में एंगेज रहने के लिए आता है। और यही है रिचर्ड हैरिस का सबसे गहरा लेसन। द अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज नॉट व्हाट यू गेट, बट हु यू बिकम। रिस्क लेने से आप सिर्फ एक गोल तक नहीं पहुंचते, आप एक नए इंसान में इवॉल्व हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो लाइफ को बस सरवाइव नहीं करता, बल्कि उसे पूरी इंटेंसिटी से जीता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां और लाते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।